हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग का हमारे चैनल द ग्रेट क्लासेस और फिर से एक बार स्वागत है। इस क्लास में जो देखा जाए तो क्लास 12 का संपूर्ण गद्यखंड का जितना भी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आएगी वो सभी प्रश्न उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में कैप्चर करेंगे। हालांकि देखा जाए तो अभी जो है आपके एग्जाम में बहुत कम समय है और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मतलब कहने का मतलब कि जितने भी आपके गद्यखंड से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 2 मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में जितना भी पूछी जाती है वो सभी के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। हालांकि ये वीडियो जो है 2 भाग में आएगी। पार्ट 1 इसमें यानी कुछ क्वेश्चन जो है आधा क्वेश्चन इस पार्ट में क्लियर करेंगे और आधा क्वेश्चन जो है आने वाला जो पार्ट 2 रहेगी उसमें आपको आधा क्वेश्चन क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो आपका चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट अगर देखा जाए तो हमारा भरतेंदु युग यानी किस युग से संबंधित है, भरतेंदु युग से। अगर इनके बारे में देखा जाए तो तो हम कह सकते हैं कि इनका जो याद रखिएगा, इनके पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक प्रकार का व्यापारी थे और माता जी का नाम पार्वती देवी था। ठीक है, इन्होंने बातचीत के संबंध में काफी ज्यादा बेहद और काफी ज्यादा एक रोचक बातें बताई थी। इनके द्वारा पता चलता है कि अगर व्यक्ति के अंदर बातचीत करने की क्षमता नहीं होता, व्यक्ति के अंदर बातचीत करने का तरीका नहीं होता, तो वो कभी भी अपने मन के भाव या विचारों को किसी से नहीं प्रकट कर पाता। उसी संदर्भ में हमारे सामने एक प्रश्न आता है, हमारे सामने एक क्वेश्चन उपस्थित है कि बताइए कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन का क्या मत है। यानी यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम लिया गया है, बेन जॉनसन और एडिशन। यहाँ पे दो व्यक्ति का नाम लिया गया है, बेन जॉनसन व एडिशन, जो कि अंग्रेजी साहित्य के क्या है, एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेजी साहित्य के इनको विद्वान माना गया है। ठीक है, तो बेन जॉनसन और एडिसन, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या कहना था, तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिशन ये दोनों का क्या विचार था। तो एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों ने यानी बेन जॉनसन और एडिसन अंग्रेजी साहित्य के क्या थे, एक प्रकार का साहित्यकार थे और इन दोनों ने बातचीत के संबंध में काफी ज्यादा ही रोचक बातें बताई थी। बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत से ही अगर व्यक्ति जब तक बोलेगा ना, यही बातचीत से साक्षात्कार का पता चलता है। साक्षात्कार का पता चलता है। मतलब इनका कहना था कि व्यक्ति, मान लीजिए कि व्यक्ति बोलेगा तो बोलने से ही पता चलेगा वो कितना साक्षर है, यानी कितना पढ़ा लिखा है, कितना ज्ञानी है, कितना बुद्धिमानी है और कैसा वो व्यक्ति है। ठीक है, तो बेन जॉनसन का कहना था कि बातचीत से व्यक्ति के साक्षात्कार के बारे में पता चलता है, यानी व्यक्ति के गुण दोष प्रकट होता है। ठीक है, तो व्यक्ति के साक्षात्कार के बारे में पता किस चीज से चलता है, बातचीत से। ये किसने कहा था, बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है, जबकि एडिशन का कहना था कि बातचीत जो है असल बातचीत, यानी असल बातचीत है दो व्यक्ति के बीच में ही हो सकते हैं। यानी एडिशन कहते थे कि दो व्यक्ति के बीच में होने वाली बात को असल बातचीत कहा गया है। दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत होती है, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होगी वो बिल्कुल सही होगी, सटीक होगी। ठीक है, तो बेन जॉनसन और एडिशन इन दोनों ने बातचीत के समय काफी ज्यादा ही रोचक बातें बताई थी। ठीक है, और इस बातचीत में अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बातचीत क्या है, तो बातचीत एक शैली है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, तो जिससे व्यक्ति जो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने एक तरह से देखा जाए तो बातों को क्या करता है, एक दूसरे से बताता है। और उस बातें को बताने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के मन के विचारों और बातों को समझ पाता है और उसके भावों को बताने का या फिर कहने का जो तरीका होता है, उस कहने का तरीके से व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के रूबरू, यानी कहने का मतलब व्यक्ति के बातों को क्या करता है, ध्यान से सुनने के बाद उसके बातों को समझता है और फिर उसके भावनाओं को परखता है। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा तो बातचीत के बारे में तो हो गया, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। इसी चैप्टर में कहा गया है कि बातचीत एक तरह से देखा जाए तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, तो कहा जाता है कि अगर हमारे अंदर बोलने का क्षमता नहीं होता, वाक शक्ति नहीं होता, तो मनुष्य जो है वो एक तरह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हट के किसी कोने में बैठे होते और कोई भी व्यक्ति किसी को ना समझ पाता, ना ही अपने मन के बात को बता पाता और ना ही एक दूसरे के रूबरू हो पाता। ठीक है, एक लूंज पूंज की तरह, गूंगे की तरह कहीं ना कहीं कोने में बैठे होते और कोई व्यक्ति एक दूसरे को समझ नहीं पाता। एक तरह से देखा जाए तो ये वाक शक्ति हमारे द्वारा जिस प्रकार से हमें एक तरह से अनेक ईश्वर के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां हमें दी गई है, उसी प्रकार से वाक शक्ति भी क्या है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम है रणमिशन क्रूसो। ये रणमिशन क्रूसो जो है 16 वर्षों तक जंगलों में एक तरह से देखा जाए तो जानवरों के साथ रहते हैं। 16 वर्षों के बाद रणमिशन क्रूसो पहली बार फ्राइडे के मुंह से क्या सुने थे, बात सुने थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट ऑफ
कन्वेंशन क्या है, यानी कहने का मतलब कि आर्ट का मतलब होता है कला, कला, और कन्वेंशन कहीं ना कहीं कह रहा है जोड़ने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जोड़ने का। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है बातचीत करने का कला। ठीक है, बातचीत करने का कला, यानी आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कला जिसके जरिए व्यक्ति एक दूसरे से क्या हो पाए, जुड़ पाए। यानी आर्ट ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने की एक कला है, और यह कला जो है सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में पाई गई है। मतलब ये आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है यूरोप के लोगों में पाई गई है। इस कला के जरिए व्यक्ति जो है बातों बातों में कुछ ऐसे बातें, ऐसे प्रसंग छोड़ते हैं जिस चीज को सुनकर किसी भी व्यक्ति के कानों को काफी ज्यादा सुख मिलता है। यानी कहने का मतलब कि किसी के बारे में एक अत्यंत बड़ाई कर देना, एक अत्यंत ऐसी बातें बता देना जिसको सुनकर आदमी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक ना, तो ये जो बातें प्रसंग छोड़े जाते हैं, इसी प्रसंग को हम लोग क्या कहेंगे, इसी जो बातों बातों में जो प्रसंग छोड़े जाते हैं, इस प्रसंग को ही क्या कहा गया है, सुहद गोष्ठी का नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है एक बातचीत करने का एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए व्यक्ति जो है बातों बातों में कुछ ऐसे बात में मिलाकर प्रसंग छोड़ते हैं, मतलब कुछ ऐसे बातों को मिला जुला कर बोलते हैं जिसको सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति को काफी ज्यादा सुख और काफी ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो प्रसन्न महसूस होता है। मतलब काफी ज्यादा व्यक्ति इस बात को सुनकर, इस चीज को सुनकर सुख महसूस करता है और काफी अपने मन को शांत कर लेता है। उसको कानों को अत्यंत सुखी मिलता है कि हाँ, कितना अच्छा बात कर रहा है, कितना अच्छे बातें को बता रहा है। ठीक है, और यह व्यवस्था जो है, यह आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है सबसे ज्यादा यूरोप के लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बातचीत करने का तरीका, यानी बातों बातों में कुछ ऐसे प्रसंग छोड़ देना जिसको सुनकर व्यक्ति के मन को और व्यक्ति के दिल और दिमाग को काफी ज्यादा सुख मिलता है, यह जो है इसी का दूसरा नाम है सुहद गोष्ठी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका अगर कभी भी पूछा जाए, यानी उत्तम मतलब सही तरीका, कि मनुष्य में बातचीत करने का सही तरीका हम किसे मानते हैं, तो कभी कहते हैं कि मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है कि अवाक होकर स्वयं से बात करो। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह होता है कि अवाक मतलब चुपचाप शांत होकर। ठीक है, कि अवाक होकर खुद से बातचीत करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य अवाक होकर, शांत होकर अगर खुद से बात करता है तो वो खुद के मन को जानेगा, खुद को पहचानेगा कि हम कहाँ पे हैं, हम कितनी स्थिति में हैं और हमारा गुण क्या है, वो खुद के बारे में जानेगा। अगर व्यक्ति जो है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हम क्या करें, बातचीत करने में कभी कभी हमारा जीभ इतना कतरने की तरह चलता है कि कोई मुंह से ऐसी बातें निकल जाएगी जिसको सुनकर सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम और सबसे बेहतर तरीका यही है कि व्यक्ति जो है खुद से क्या करे, शांत होकर बात करे। क्योंकि अगर व्यक्ति जो है अवाक होकर स्वयं से बात करता है तो वो खुद को पहचानता है, खुद को जानता है। ठीक ना, और खुद के भीतरी मनोवृत्ति को पहचाने कि हमारा मन जो है, हमारा जो तरीका जो है या फिर हमारा गुण कैसा है। ठीक है, तो मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यही है कि मनुष्य जो है अवाक होकर खुद से बात करे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है अपने आप को पहचानता है, अपने गुण को पहचानता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को किसी से कोई डर या भय नहीं रहता है कि हम किसी को क्या बोल देंगे और क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो आपको पता होगा कि लहना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ एक सच्चा प्रेमी भी थे। लहना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ एक सच्चा प्रेमी भी थे। इन्होंने अपने किरदार को काफी बेहतर तरीके से निभाया था। ठीक, लहना सिंह अगर देखा जाए तो लहना सिंह के अंदर जो एक तरह से बुद्धि देखा जाए और प्रेम का जो गुण देखा जाए, ये काफी ज्यादा क्या था, काफी ज्यादा प्रचलित था। क्योंकि इन्होंने सूबेदारनी के कहने पर उनके अपने कर्तव्य को तथा उनके अपने वादा को पूरा कर दिखलाया था। और इतना ही नहीं, इनकी बुद्धि को इस तरह से आंका जाता है कि जब इनके गांव में जो तुर्की मौलवी घुस आया था, उसके साथ साथ जो लपटन सिंह का वेश धारण करके जो पलटन घुस आया था, उस पलटन को इन्होंने क्या किया, समझदारी से, बुद्धिमानी से पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको ढेर कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लहना सिंह एक वीर सिपाही के साथ साथ क्या था, सच्चा प्रेमी भी था, जो कि प्रेम के साथ साथ अपने देश के लिए भी क्या कर दिया, अपने देश के लिए भी अपने प्राण की आहुति दे दी। और इन्होंने अपने प्रेम को, यानी सूबेदारनी के द्वारा जो भी बातें बताई
गया था, जो भी वादा दिया गया था, उस वादा को क्या किया, पूरा कर दिखलाया। तो आप बोलिएगा कि लहना सिंह जो है एक सच्चा प्रेमी के साथ साथ एक वीर सिपाही है, जो अपने प्रेम के खातिर बिना सोचे समझे क्या किए, अपने जान को बलिदान दे दिए और अपने वादा को पूरा कर दिखलाया और अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहते थे। इन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए कई एक तरह से देखा जाए तो कई आतंकवादियों को क्या किया, मार गिराया था, ठीक ना। और इन्होंने, इनका जो ध्यान देखा जाए तो सभी के साथ एक भावना, एक अच्छे और एक खुशी की भावना बिताने का इनका मन में वो काफी ज्यादा मोहकता था, यानी सभी के साथ मिलजुल कर ये रहते थे, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है और यह कहानी के कितने भागों में युद्ध की चर्चा है। तो आपको पता है कि उसने कहा था कहानी जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो कि कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में, ठीक ना, याद रखिएगा 1915 में। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो उसने कहा था इस कहानी के अगर लेखक बोला जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका मूल निवास कांगड़ा जिला एचपी, यानी कांगड़ा जिला एचपी में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मूल रूप से 3 कहानियां लिखे थे, एक बुद्धू का काटा, एक सुखमय जीवन और उसने कहा था, याद रखिएगा। ये 3 कहानी इनके द्वारा लिखा गया था। इसी में मेन पात्र जो उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है लहना सिंह को बनाया गया था। और उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में। और इस कहानी के कितने भागों में युद्ध की चर्चा है, तो इस कहानी के 3 भाग में युद्ध की चर्चा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है और यह कहानी के दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध की चर्चा है। और याद रखिएगा उसने कहा था कहानी में प्रथम युद्ध के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो ऐसा कहा, तब देखिए जब लप्टन साहब जो थे, यानी ये जो लप्टन साहब का भेष धारण करके जो विदूषक घूस आया था, ठीक ना, जो पलटन साहब बनकर आया था, ठीक है, पलटन आ गया था, जो लप्टन साहब का भेष धारण करके जो पलटन आया था, उसको जब लहना सिंह मारे थे तब उसको एक कहानी सुनाए थे। वो क्या बताए थे, तो कहे थे कि हमें चराने चलता है, हमें सिखाने चलता है, ठीक है। वो कह रहे थे कि देखो हमारे गांव में एक तुर्की मौलवी आया था और तुर्की मौलवी कह रहा था कि जर्मनी वाले जो हैं वो वेद पढ़कर ज्ञानी बन चुके हैं, वो जो है बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत ज्यादा महान बन चुके हैं, ठीक है। वो वेद पढ़कर विमान उड़ाना सीख गए, विमान चलाना सीख गए हैं। और फिर उसके साथ साथ वो कहते थे कि अब ये लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो इनकी शक्ति जो है, इनकी एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से काफी ज्यादा इनकी शक्ति तेज हो चुकी है। और ये लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो पशु हत्या, यानी जो गौ हत्या है, गौ हत्या का विरोध करते हैं। और अगर भारत में जब अगर ये लोग आ जाएंगे तो पूरी तरह से गौ हत्या को क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे, ठीक है। और फिर कभी बाजारों में जाकर ये फैलाते रहता था कि सभी लोग अपने डाकघर से पैसा निकाल लें क्योंकि अब सरकार का राज जाने वाला है। मतलब लोगों को भड़काते रहता था, बहकाते रहता था, ऐसा करते रहता था, ठीक है। कभी बाजारों में तो कभी इधर उधर करते रहता था, ठीक है। तो यही बातें बताया था। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी जो है वो क्या कहता था, तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यह कहता था कि जर्मनी वाले लोग बहुत महान हैं, वे लोग वेद पढ़कर विमान उड़ाना, विमान चलाना सीख गए हैं, वे लोग गौ हत्या का विरोध करते हैं और जब भारत में आ जाएंगे तो पूरी तरह से गौ हत्या को क्या कर देंगे, बंद करवा देंगे। और फिर उसने कहा था तुर्की मौलवी फिर कहा था इसके साथ साथ कि सभी लोग बाजार मंडियों में जाकर कहता था कि सभी लोग जो है वो अपने अपने डाकघरों से क्या कर लो, पैसा निकाल लो क्योंकि अब सरकार का राज जाने वाला है, ठीक है। इसी बात से गुस्सा होकर लहना सिंह ने उस तुर्की मौलवी की दाढ़ी पकड़कर गांव से बाहर निकाला था, ठीक है। आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण जो कि संपूर्ण क्रांति से लाइन लिया गया है, ठीक है। और संपूर्ण क्रांति के जो कि भाषण दिया गया था कहाँ पे, तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था, ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था और इसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता था कि आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, यानी कुछ लोग आए थे आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण के पास कि चलिए आप आंदोलन कीजिए। तो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश क्या कहना चाहते थे, तो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश का यही विचार था, यही कहना चाहते थे कि ठीक है हम आंदोलन तो करेंगे, हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति अपना मनमानी नहीं करेगा, ठीक है। वो कहते थे कि आंदोलन हम तभी करेंगे जब व्यक्ति हमारे बातों को मानेगा, हमारे बातों को समझेगा, ठीक है। और अगर आंदोलन का नेतृत्व अगर हम करते हैं तो आंदोलन के लिए हमें क्या करेंगे, हम जो हम कहेंगे उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मन का मर्जी नहीं करेगा और कोई व्यक्ति मन का जबरदस्ती नहीं
नहीं करेगा, क्योंकि आंदोलन जो है शांतिपूर्वक होना ही बेहतर है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के संदर्भ में यही कहना चाहते थे कि आंदोलन तो हम करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और जो हम कहेंगे वही आंदोलन होगा। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि कोई का बात नहीं सुनेगा, बात हम सबका सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, हमारा होगा। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के संदर्भ में यही बातें बताना चाहते थे कि आंदोलन चलाया जाएगा, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जाएगा और जो बातें हम कहेंगे उसी पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम सबके बातें सुनेंगे, सबके बातों को समझेंगे, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, हमारा होगा। ये जयप्रकाश नारायण का कहना था। चलिए, अब वो बोला जाता है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो याद रखिएगा, आंदोलन के नेतृत्व में यहाँ पे ये भी कहता है कि भ्रष्टाचार क्या है। तो आपको पता है कि जो भ्रष्टाचारी आज के समय में फैल रहा है, तो किससे फैल रहा है, तो भ्रष्टाचार की जड़ आज के समय में देखा जाए तो सरकार की गलत नीतियां है। क्योंकि सरकार जो है एक तरह से देखा जाए तो हर कामों में एक तरह से भ्रष्टाचारी कर रहा है, सरकार के हर नीतियों में भ्रष्टाचारी है। सरकार के द्वारा गलत नीतियां बना देना, सरकार के द्वारा गलत व्यवस्थाएं को बना देना, सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था बना देना जिसके कारण बेरोजगारी का बढ़ना, सरकार के तरफ से ऐसा काम करना जिसके कारण समाज में भुखमरी का बढ़ना, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। याद रखिएगा, तो भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीति है। क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ कुछ ऐसी नीति बना दी जा रही है जिसके कारण हमारे समाज में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जा रही है, जैसे कि भुखमरी बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना, शिक्षा की ओर ध्यान न देना। ये सब चीजें के कारण क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार दिनों पर दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सरकार की यही नीति आगे चलकर क्या कर रही है, समाज को बर्बाद कर रही है। ठीक है, और जो घूसखोरी हो रहा है, इस घूसखोरी के कारण भी कई लोग एक तरह से देखा जाए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो सरकार की गलत नीतियां हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए, तो जयप्रकाश नारायण आपको पता होगा कि जब ये अमेरिका से पढ़ कर आए थे तो ये एक प्रकार के घोर कम्युनिस्टवादी थे। काफी ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से इनका जुड़ाव था, लेकिन फिर भी ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं शामिल हुए, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि जब ये भारत पहुंचे तो उस समय देखे कि हमारा भारत की स्थिति काफी दयनीय है और उस समय भारत के लिए लड़ाई मात्र संपूर्ण भारत के लिए लड़ाई मात्र एक ही पार्टी लड़ रही थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर सीधे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। याद रखिएगा, तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के भलाई के लिए मात्र एक ही पार्टी आगे बढ़ रहा है, एक ही पार्टी युद्ध कर रहा है, वो थी कांग्रेस पार्टी। इसीलिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। चलिए आगे, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में क्या संबंध है। तो देखिए, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद दोनों जो है वर्ग विहीन और एक तरह से देखिएगा समान समाज का स्थापना करना चाहता है। यानी दल विहीन मतलब कोई भी दल का न होना, बिना कोई दल का, विहीन मतलब अलग, दल से अलग। तो दल विहीन लोकतंत्र यानी वैसा लोकतंत्र जिसमें कोई भी राजनीतिक दल नहीं होती है। तो देखिए, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद जो है दोनों जो है एक समान समाज यानी एक अच्छा और एक बेहतर समाज की स्थापना के लिए ही कार्य करती है। बस इन दोनों में फर्क इतना है कि दल विहीन लोकतंत्र जो है, दल विहीन लोकतंत्र ग्राम व्यवस्था पर आधारित है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि दल विहीन लोकतंत्र में कोई भी दल नहीं होता है। जैसे समाज में जो गाँवों में क्या होता है, पंचायती व्यवस्था होता है, गांव में जो लोग 10 गो लोग 15 गो लोग बैठकर कहीं पे गांव में पंचायत फैसला करते हैं, उस पर आधारित है दल विहीन। यानी दल विहीन लोकतंत्र बिना कोई दल के फैसला सुनाने पर आधारित होती है। जबकि अगर साम्यवाद देखा जाए तो साम्यवाद क्या होता है, तो साम्यवाद है, साम्यवाद में एक अपना क्या होता है, संगठन होता है, एक पार्टी होता है और केवल एक ही पार्टी जो है पूरी व्यवस्था को चलाने का काम करती है। दल विहीन लोकतंत्र समान राजनीतिक व्यवस्था और समान सामाजिक व्यवस्था पर जोर देती है, लेकिन साम्यवाद जो है, साम्यवाद किस पर जोर देती है, तो साम्यवाद जो है वो किस पर जोर देती है, आर्थिक व्यवस्था पर जोर देती है। यानी कहने का मतलब कि दल विहीन लोकतंत्र यह चाहती है कि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बेहतर हो, जबकि साम्यवाद चाहते हैं कि आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। ठीक ना, लेकिन दोनों जो है, ये दोनों व्यवस्थाएं, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद, दोनों समाज को बेहतर बनाने के लिए ही कार्य करता है। यानी ये दोनों में यही संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन हमारा कहा गया कि संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा थी। संघर्ष समितियां,
तो वही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की वही अपेक्षा थी, यही वो कहना चाहते थे कि देखिए आंदोलन तो हम करेंगे लेकिन हमारा एक शर्त है, ठीक है, आंदोलन तो हम करेंगे लेकिन हमारा एक शर्त है कि आंदोलन के संदर्भ में जो अंतिम फैसला होगा वो हमारा होगा। हम बातें सबका सुनेंगे, बातें हम सबका सुनेंगे, लेकिन अंतिम अंतिम में जो हम कहेंगे वही बातें को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी लोग एक दूसरे के बातें में ही लगे रहेंगे, एक दूसरे के फैसला सुनाने में ही लगे रहेंगे, और ऐसे कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बातें सबके सुनेंगे लेकिन अंतिम फैसला हमारा होगा। यानी जयप्रकाश नारायण का संघर्ष समितियों से यही अपेक्षा थी, वो यही कहना चाहते थे कि देखिए कि आंदोलन तो किया जाएगा लेकिन इस आंदोलन में जो विचार निकलेगा उस सभी विचारों पर सोच समझकर अंतिम फैसला हमारा होगा। क्योंकि ऐसा अगर किया जाए, अगर ऐसा बात हुआ और ऐसा विचार हुआ तभी ये आंदोलन सफल माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सभी लोग अपनी ही बात में लगे रहे, अपनी बात सुनाते रहेंगे और अपना ही फैसला को ऊंचा मानेंगे, तब ये आंदोलन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम बातें सबके सुनेंगे लेकिन सोच विचार करके अंतिम फैसला मेरा ही होगा, यही अपेक्षा थी। चलिए आगे, दिनकर जी का निधन कब और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो याद रखिएगा दिनकर जी का निधन जो है, दिनकर जी का निधन जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। दिनकर जी का निधन दिल का दौरा, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, दिनकर जी का निधन जो है दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इनको मात्र 3 मिनट में क्या किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया जिसका नाम था बिलिंगटन नर्सिंग होम। वो बिलिंगटन नर्सिंग हॉस्पिटल में इनको पहुंचाया गया था। दिनकर जी को बिलिंगटन नर्सिंग हॉस्पिटल में पहुंचाया गया था। 3 मिनट में इनको दिल के दौरा पड़ने से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब ये हॉस्पिटल पहुंचे थे तो सभी डॉक्टर जो थे, सब औजार, सब एक तरह से देखा जाए तो सभी एक तरह से चिकित्सक में क्या थे, चिकित्सक में मतलब एक तरह से हर चीज व्यवस्था लेकर रेडी थे, तैयार थे, लेकिन फिर भी इनकी जान नहीं बच पाई। तो दिनकर जी का निधन जो है वो दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। इनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर अपने अपने कार्य से, अपने अपने एक तरह से कार्य के साथ, अपने अपने कार्य मतलब डॉक्टर सभी लोग थे वो अपने अपने औजारों के साथ क्या थे, तैयार थे, लेकिन फिर भी इनको बचा नहीं पाए। नाड़ी की पराधीनता, यानी पराधीनता मतलब खराब स्थिति, दयनीय स्थिति। तो नाड़ी की पराधीनता कब से शुरू हुई? तो नाड़ी की, याद रखिएगा, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब उसी समय से नाड़ी की पराधीनता शुरू हो गई। क्योंकि जब कृषि का आविष्कार हुआ तो कृषि के आविष्कार होने से इस समाज को 2 भागों में बांट दिया गया, यानी एक नारी समाज और एक पुरुष समाज। नारी समाज को घर के अंदर ही रहकर सभी कामों को सौंपा गया कि तुम घर के अंदर ही रहोगी, तुमको क्या जरूरत है बाहर जाने का, तुमको जो चीज चाहिए, जो भी व्यवस्था चाहिए वो सब हम ला कर देंगे, तुम घर के कामकाज को संभालो। जबकि पुरुष जो है अपने आप को घर के बाहर के क्षेत्र को संभालना सीख गए। यानी कहने का मतलब कि पुरुष अपने आप को घर के बाहर के काम को अपने आप को अपना लिया, और जबकि नारियों को घर के अंदर ही रहने का मौका दिया। और इस प्रकार से नारी को घर से बाहर निकलना पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए, हालांकि ये लाइन जो है अर्धनारीश्वर से लिया गया है, जिसमें नारी और पुरुष दोनों को समान बताया गया है, किंतु कृषि का आविष्कार होने से नारियों को क्या किया गया, नारियों की स्थिति दयनीय बन गई। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नारी की पराधीनता कब से शुरू हुई, तो नारी की पराधीनता तब शुरू हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। क्योंकि कृषि का आविष्कार होने से स्त्री जाति को घर के अंदर ही रहकर सभी काम को करने के लिए सौंप दिया गया, जबकि पुरुष जाति अपने आप को घर के बाहर का काम अपने आप यानी अपने सर पर ले लिया और कहने लगा नारी से कि तुम घर के अंदर ही रहकर सभी काम को देखो, जबकि हम घर के बाहर रहकर पूरे काम को सौंपेंगे, सब खेती गृहस्थी जितना भी है सब हम करेंगे, और नारी जो है घर के अंदर ही तुम रहकर सभी काम को देखोगी। ये बातें बोला गया। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है आधा नारी तथा आधा पुरुष, ठीक ना, जिसमें आधा नारी का रूप है और आधा पुरुष का रूप है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जिस प्रकार से शंकर और पार्वती एक स्त्री और पुरुष होने के बावजूद दोनों एक मूर्ति में एक जैसा है, उसी प्रकार से इस अर्धनारीश्वर मूर्ति के जरिए बताना चाहते हैं कि देखिए, चाहे नारी हो चाहे नर हो, जिसमें इन दोनों में कोई असमानता नहीं है, कोई भी अलगाव नहीं है, दोनों का कर्म क्षेत्र, दोनों का व्यवहार, दोनों का भाव एक ही है। इसलिए कभी भी नर और नारी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि इसके जरिए यह बताया जा सके कि नर और नारी दोनों क्या है, एक जैसा है, एक समान है, कोई भी इन दोनों में अलगाव नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग एक ऐसा विचार है, एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचारधारा है जिसके तहत अगर देखा जाए तो नारी के संबंध में और पुरुष के संबंध में कुछ कुछ बातें बताया गया। प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा विचार है जिस पर चलने वाला व्यक्ति या फिर जिसको मानने वाला व्यक्ति जो है खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और नारियों को सुख समझते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रवृत्ति मार्ग एक ऐसा विचार है जिस पर चलने वाला व्यक्ति नारियों को अपनाना चाहता है, नारियों को स्वीकार करना चाहता है और वो हमेशा नारियों से आनंद
चाहता है और अपने मन को खुश रखना चाहता है। तो इस विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति को हम लोग प्रवृत्ति मार्ग विचारधारा वाला व्यक्ति बताते हैं। जबकि निवृत्ति मार्ग एक ऐसा विचार है, एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाला व्यक्ति स्त्रियों के मोह में नहीं पड़ते हैं और वो स्त्रियों से हमेशा अपने आप को दूर रखते हैं। वो किसी भी प्रकार का खुशी आनंद नहीं चाहते हैं, याद रखिएगा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो गौतम बुद्ध इनके द्वारा कहा गया था कि बुद्ध ने आनंद से यह कहा था कि देखो बुद्ध, हमने ये जो धर्म चला है, हमने जो ये व्यवस्था, हमने जो ये आश्रम चला है, ये आश्रम जो 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब हमने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया, यानी नारियों को इस धर्म में आने का अधिकार दे दिया, इस भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। लेकिन नारी जब भिक्षुणी बन गई तो अब धर्म ये 500 वर्ष तक भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध जो है, आनंद उनका प्रिय शिष्य था, तो आनंद से वो कह रहे थे कि देखो आनंद, हम नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया, और नारी जब इस आश्रम में प्रवेश कर गई है तो अब ये आश्रम जबकि 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब ये 500 वर्ष भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? यानी यहाँ पे कहा जाता है कि आखिर ये इन तीनों से क्यों असंतुष्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि रविन्द्रनाथ प्रसाद और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे प्रेमचंद, इन तीनों से एक तरह से कौन, तो इन तीनों से याद रखिएगा, इन तीनों से हमारा जो ये दिनकर जी थे वो असंतुष्ट है, यानी खुश नहीं थे, क्योंकि इन तीनों का विचार जो है स्त्रियों के प्रति सही नहीं था। ये स्त्रियों को एक समान नहीं मानते थे, स्त्रियों को पुरुष के समान नहीं मानते थे। इन लोग का ऐसा कहना था कि स्त्री को पढ़ लिख कर क्या करेगी, स्त्री पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो किसी का कहना था कि स्त्री जो है मन को मोहने वाली है, बाहों में झूलता हुआ जूही की माला है, और स्त्रियों को बाहर जाने का या स्त्रियों को पुरुष के जैसा बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसी कारण दिनकर जी क्या थे, इन सभी के विचार से असंतुष्ट है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिनकर जी जो है प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ और उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि यहाँ पे प्रसाद, इन तीनों के विचार से क्यों असंतुष्ट है, तो रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के विचार से दिनकर जी इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि ये लोग नारियों को एक समान नहीं मानते थे। ये लोग इन लोग का मानना था कि नारी जो है हमेशा पुरुष से नीचे है, नारी पढ़ लिख कर क्या करेगी, नारी को आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, उसके लिए पुरुष सब कुछ है। ये लोग नारियों को जूही के फूल का माला समझते थे जो हमेशा बाहों पर झूलते रहेगी, और नारियों को इन्होंने कोई भी इन लोगों का ऐसा कहना था कि नारियों को किसी भी प्रकार की आजादी या स्वतंत्रता नहीं दी जाए। इसी कारण दिनकर जी इन सभी के बातों से क्या थे, नाराज थे। और आप लोग को एक बात याद रखिएगा, दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था। ठीक है, बिहार के कहाँ पे, बेगूसराय बिहार में। ठीक है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? तो मालती के घर का वातावरण जो याद रखिएगा, मालती के घर का वातावरण जो है वो बिल्कुल शांत था। ठीक है, मालती के घर का वातावरण बिल्कुल शांत स्वभाव का था। जब लेखक उसके घर में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है कि उसके आंगन में प्रवेश करते ही ऐसा लगेगा उसके घर पर किसी एक तरह से देखा जाए तो किसी छाया मंडरा रहा है। ठीक है, उसका घर का आंगन जो था बिल्कुल शांत स्वभाव का था और पूरी तरह से चारों तरफ शांति फैली हुई थी। ठीक है, जब वहां पे वो प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के दौरान यहाँ पे उसको अनुभव हुआ कि घर का वातावरण बिल्कुल शांत, ऐसा लगता है कि उसके घर पर किसी का छाया मंडरा रहा है। और इसके बाद जो है लेखक मालती के पास पहुंचा, फिर भी मालती के चेहरे पर किसी प्रकार का हंसी या मुस्कुराहट नहीं है। मालती जो है अपने घर में जैसे काम करती थी वैसे ही काम करते रही। ठीक है, आगे चलिए। लेखक और मालती के संबंध का परिचय दे। तो लेखक और मालती, तो याद रखिएगा मालती जो है, मालती और लेखक बचपन के क्या थे, एक मित्र थे। ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है कि लेखक और मालती, यानी लेखक जो है मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था, दोनों बचपन में एक ही साथ पढ़ा करता था। और लेखक बताता है कि मालती जो है पढ़ने के समय हमेशा घर से निकलती थी और कहीं ना कहीं क्या करती थी, स्कूल जाते समय वो झोले लेकर, अपने बैग लेकर भाग जाती थी। इसको पढ़ने में उतना मन वगैरह नहीं लगता था, याद रखिएगा। ठीक ना, तो लेखक कौन था, तो लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई था जो एक दिन मालती से मिलने आया था। लेखक ये बताता है कि मालती को बचपन में पढ़ने का मन नहीं करता था, ये पढ़ाई के समय अपने बैग को लेकर स्कूल से भाग जाती थी। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। और यह बीमारी तब होता है जब किसी भी व्यक्ति को पैर में सुई या कांटा चुभ जाता है और उसका इलाज नहीं किया जाए, उसको अनदेखा कर दिया जाता है, तब अधिक दिनों के बाद यह घाव जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाती है, विकराल रूप ले लेती है। और इसी विकराल रूप को क्या कहा जाता है, गैंग्रीन कहा जाता है। ठीक है, और जब व्यक्ति को गैंग्रीन हो जाती है तो जिस भाग पर गैंग्रीन होती है उस भाग को काटकर हटाना पड़ता है। और मालती के पति जिसका नाम है महेश्वर गैंग्रीन का ही क्या था, डॉक्टर था, याद रखिएगा।
तो गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का ऐसा बीमारी है, गैंग्रीन एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जो कि कांटा या सुई के चुभ जाने से होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कांटा या सुई चुभ जाता है और कोई व्यक्ति अधिक दिनों तक इसका इलाज नहीं कराता है, तो अधिक दिनों तक इसका इलाज न कराने से व्यक्ति को क्या होता है, वो घाव जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगती है और फिर यही बड़ा होने के बाद ये गैंग्रीन का रूप ले लेती है, ठीक ना। जिसका इलाज केवल एक ही है कि जिस भाग पर ये हुआ है उसको काट कर हटाना पड़ता है। विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, सॉरी, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ये कहते थे, मानते थे कि स्टूडेंट लोग जो है, विद्यार्थी लोग जो है, उनको राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये कहते थे कि आगे चलकर देश का बागडोर जो है, देश का सत्ता जो है विद्यार्थी के हाथ में ही आने वाला है। और अगर विद्यार्थी अभी से ही राजनीति को समझेंगे, अभी को उस चीज को परखेंगे, तब आगे इसको देश को चलाने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। इसीलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम आगे चलकर हमें उस चीज को पढ़ना ही है, उस चीज को समझना ही है, तो क्यों ना अभी से थोड़ा थोड़ा क्या करें, उसका अध्ययन करें, ताकि आगे चलकर हमें और आसान हो जाए। तो भगत सिंह भी वही चाहते थे कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे चलकर इस देश का सत्ता जो है, देश का व्यवस्था जो है छात्रों के हाथ में ही आने वाला है, मतलब छात्र लोग ही इस देश को चलाएंगे। तो अगर अभी से राजनीति में उनका रुचि रहेगा तो उनको देश को चलाने में किसी भी प्रकार का परेशानी या समस्या नहीं आएगी। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। अब यहाँ पे भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं थी, तो वही बात हो जाएगा कि विद्यार्थी से अब यही अपेक्षा थी वो राजनीति में भाग ले, क्योंकि आगे चलकर देश के बागडोर उन्हीं को संभालना है और वही देश के सत्ता को संभालेंगे और देश को बेहतर बनाएंगे। भगत सिंह कैसे मृत्यु को सुंदर कहते हैं, तो भगत सिंह का ऐसा मानना है, भगत सिंह का ऐसा मानना है कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने पर जो 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 मृत्यु दंड दी जाए, फांसी की सजा, उसको क्या करते हैं, भगत सिंह स्वीकार करते हैं। यानी भगत सिंह का ऐसा कहना था कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए, आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए जो मृत्यु दंड के रूप में फांसी की सजा दी जाए, उसी मृत्यु को क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। यानी भगत सिंह कहते हैं कि अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लड़ते समय हमें जो मृत्यु दंड फांसी के सजा के रूप में, मृत्यु दंड जो है फांसी के सजा के रूप में दी जाए, तो वो मृत्यु हमें क्या है, काफी ज्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा मृत्यु होगा तो ये मृत्यु क्या करेगी, पूरे देश के नौजवानों में एक ऐसी लहर, एक ऐसा जुनून पैदा करेगी जो जिसके कारण वो अपने देश को आगे बढ़ाने तथा देश को आजाद करने में काफी ज्यादा क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो आत्महत्या कायरता का काम है, इसीलिए आत्महत्या कभी करना नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, इनका ऐसा कहना था कि इनका ऐसा कहना था, भगत सिंह का ऐसा कहना था कि देश की आज़ादी के लिए जो मृत्यु दंड के रूप में फांसी की सजा दी जाएगी, वही मृत्यु हमें क्या है, सबसे सुंदर लगता है, सबसे अच्छा लगता है। तो भगत सिंह ने सबसे सुंदर मृत्यु किसे कहा है, तो भगत सिंह ने सबसे सुंदर मृत्यु उसे कहा है कि देश की आज़ादी के लिए लड़ते समय जो मृत्यु दंड जो है, मृत्यु दंड जो फांसी के रूप में दिया जाए, यानी मृत्यु दंड की सजा जो है जो फांसी के रूप में दिया जाए, उसी मृत्यु दंड को हम क्या करेंगे, बेहतर मानते हैं। क्योंकि इससे आने वाला पीढ़ी में एक नया जुनून जागेगा, एक नया जुनून पैदा होगा और इस जुनून के कारण ही वो लोग अपने देश के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। और उन्होंने आत्महत्या को कायरता बताया है, क्योंकि आत्महत्या का मतलब होता है कि कुछ दुखों का निवारण, कुछ दुखों से मुक्ति पाना, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना क्यों महत्वपूर्ण मानते थे। तो यहाँ पे देखिए, कहा जाता है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इसलिए इतना महत्वपूर्ण मानते थे क्योंकि रूसी साहित्य में हर चीज़ों की वास्तविकता बताई जाती थी। रूसी साहित्य जो है वो सच्चाई के निकटतम थी, हर चीज़ की सच्चाई बताई जाती थी, उसमें किसी प्रकार का झूठ जैसी भावना नहीं होती थी। फिर यहाँ इनका कहना था कि रूसी साहित्य में कष्ट सहने का एक उत्तम तरीका और एक बेहतर तरीका बताया गया था। उसमें यह नहीं बताया गया था कि कष्टों से हमें, दुखों से हमें भागना चाहिए, उसमें बताया गया था कि कष्टों से हमें सामना करना चाहिए, कष्टों से, दुख से हमें दूर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में ये लगा रहता है, तो हमें दुख और कष्ट से भागना नहीं चाहिए। ये रूसी साहित्य में बताया गया था। और इतना ही नहीं, साथ में उसमें बताया गया था कि हम समाज, इस रूसी साहित्य में बताया गया था कि हम सामाजिक क्रांति कैसे करेंगे, समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे और उत्पीड़न, समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे और कैसे समाज में उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे और किस प्रकार से गरीबों के जीवन में या गरीबों के लिए गरीबों के जीवन में एक बदलाव लाएंगे। और फिर उसके साथ साथ उसमें बताया गया था कि हम समाज में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। ये सभी बातें रूसी साहित्य में बताई जाती थी। इसीलिए भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, तो भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि रूसी साहित्य वास्तविकता यानी सच्चाई के निकटतम होता था। उसमें सीधे तौर पर दुखों से या कष्टों से भागने के लिए नहीं बताया जाता था, बल्कि दुख और कष्ट का सामना करने के लिए बताया जाता था। रूसी साहित्य में दुखों के निवारण के अनेक रूप उपाय बताए गए थे। साथ में उसमें बताया गया था कि हमें कभी भी
क्रांति करने से घबराना नहीं चाहिए, हमें उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चाहिए और गरीबों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों को उसमें बताया गया था कि गरीबों का विकास कैसे होगा, गरीब कैसे आगे बढ़ेंगे, गरीबों का भलाई कैसे होगा, दुख का निवारण कैसे होगा, उत्पीड़न के खिलाफ कैसे लड़ाई करना है, कैसे हमें क्रांति करना है, समाज में कैसे बदलाव लाना है, वो सब रूसी साहित्य में बताया गया था और बिल्कुल सच्चाई और बिल्कुल वास्तविकता। इसीलिए भगत सिंह जो है रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की सजा व्यक्त करते हैं। तो भगत सिंह का ऐसा कहना है कि हमें फांसी उस समय दी जाए जबकि यह देश का क्रांति जो है अपने अंतिम चरण सीमा पर हो, यानी देश के लिए जब अंतिम चरण सीमा, यानी देश के लिए क्रांति जब अंतिम सीमा पर हो, यानी जब देश के लिए क्रांति की जाए, देश का क्रांति जब होता रहे, जब देश के लिए क्रांति जब एक पूरी लहर पर चढ़ जाए, मतलब पूरे जोर शोर से क्रांति होना शुरू हो जाए, तब उस समय हमें क्या की जाए, तब उस समय हमें फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि अगर उस समय हमें फांसी की सजा दी जाएगी तो इस चीज को देखकर ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये बातों को याद रखा जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि अपने देश के लिए बलिदान किया गया, अपने देश के लिए लड़ा गया। और इस स्थिति को देखकर हमारे पीढ़ियों में, हमारे नौजवानों में एक नया जुनून, एक नया लहर जगेगा, जिसके कारण सभी के अंदर संघर्ष के, देश के लिए संघर्ष की क्या होगी, चेतना आएगा और वो सभी लोग अपने देश के लिए क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जैसा होगा, जिस प्रकार से होगा, आप इस चीज़ को बताइएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से जितना क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।